या 8 साल जब से पढ़ा रहा हूं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कि आईबीपीएस का पेपर कैसे सेट होता है और उसको क्रैक करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए है क्या ये एक्चुअली। हम ये मानते हैं कि सारे के सारे आप जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरे किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हो और मेरी क्लास लगा रहे हो। लगभग लमसम एक एवरेज नंबर है 150 डेज हमारे एग्जाम में हम मानकर चलते हैं कि बचे हुए हैं। तो अगले 150 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा एएफओ का एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े, प्री कम से कम, ठीक है। अगले 150 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हमें दोबारा से इस एग्जाम को देने की जरूरत ना पड़े और हम उस तरीके के मार्क्स ला पाए जिससे कि हमें कट ऑफ क्लियर करने में भी दिक्कत ना हो। कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा, देखिएगा मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके मन में हो सकता है बहुत सारे सवाल हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन सवालों के जवाब मेरे पास पहले से ही हो तो मैं पहले ही डिस्कस कर लूं। तो 40 मिनट तो सुन लेना एक बार अच्छे से मेरे को। हो सकता है आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो डाउट है, वो मैं पहले से ही तैयार करके लाया हूं और उनके बारे में मैं बात आपसे कर लूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कमी रह गई है, कुछ आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो आखिरी के जो 20 मिनट्स हैं, 15 to 20 मिनट्स हैं, वो मैं डाउट आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रख लूंगा। आपको अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज का जो सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिंपल आसान तरीके ढूंढे अगले 150 दिनों में फॉलो करने के लिए, जिससे कि आईबीपीएस एएफओ के अंग्रेजी के सेक्शन में हम ग्रेट मार्क्स स्कोर कर सकें। ग्रेट मार्क्स से मेरा मतलब है कि ऐसे मार्क्स जो हमें सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मतलब हमें लगे कि हमने मेहनत की है, तो इतना तो मेहनत की थी कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए थे। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 18 हो सकता है वो 15 हो सकता है वो 16 हो। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप सारे रेडी हैं और अगर मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकता हूं तो एक बार आर टाइप कर दीजिए। कोई भी सवाल मत करो, कुछ भी मत पूछो मेरे से, अगले 40 मिनट तक मुझे बोलने दो, ठीक है। उसके बाद पूछना जो भी तुम्हें पूछना हो, अगर कुछ बचता है तो। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ समझने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने गूगल पर रिसर्च किया होगा और कहीं ना कहीं ये बात देखी होगी, कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ को एनालाइज किया होगा आपने। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी स्पेसिफिकली अंग्रेजी कमजोर है, उन्होंने पिछले साल की अंग्रेजी की कट ऑफ को भी देखा होगा। और जब उन्होंने कट ऑफ को देखा होगा, जब उन्होंने कट ऑफ को देखा होगा तो शायद उन्होंने कहीं इस नंबर को भी देखा होगा। उन्हें ये जो नंबर है 4.75 का आउट ऑफ 25, ये उन्हें कहीं दिखा होगा। और बहुत सारे ये मानकर भी चले होंगे कि अगर हम अंग्रेजी के सेक्शन में लगभग 5 नंबर ले आए तो हमारा एएफओ का एग्जाम जो है वो क्रैक हो सकता है। और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट भी यही बना रखा हो कि अंग्रेजी वैसे ही इतनी खराब है, आ जाए 5-6 तो कम से कम इससे तो पीछे छूटे, कम से कम आगे वाले लेवल में जाएंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी आंखें यहीं पर खोल देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कट ऑफ को टारगेट करके, किसको टारगेट करके, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ को टारगेट करके आप प्री एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो कट ऑफ है ये सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन एक ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स की मिलजुल कर जो कट ऑफ आती है उसको भी क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ही ये है कि अगर इफ यू टारगेट द कट ऑफ, अगर आप कट ऑफ को टारगेट करेंगे तो ये बात गारंटेड है कि आप उसे भी मिस कर देंगे। आप उसे भी मिस कर देंगे। अगर आप 5 नंबर टारगेट करेंगे तो आपके 5 भी नहीं आएंगे, आपके 2 आएंगे, आपके 3 आएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत उसी हिसाब से होगी। आप मानकर चल रहे होगे कि भैया इतने ले आऊंगा काम बन जाएगा। पहली बात तो काम बनेगा नहीं, और बन भी गया तो भी ओवरऑल कट ऑफ निकलेगी नहीं। इस बात को लेकर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप में से हर किसी को देना चाहता हूं कि इस नंबर को तो दिमाग से आप निकाल दीजिए। इस नंबर को तो आप दिमाग से बिल्कुल साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब तक ये दिमाग में घूमता रहेगा तब तक ये हमें गुमराह करता रहेगा। ये 2021 की बात कर रहा हूं। अगर हम पिछले 3-4 सालों में जाएंगे तो कभी कट ऑफ 4 रही है, कभी इवन 1.75 रही है, कभी 8 रही है। लेकिन ये सब बेमतलब की बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं है। कट ऑफ का जो सिलसिला है, कट ऑफ का खेल है,
उस पर हम जाएंगे नहीं, हम फोकस सिर्फ एक चीज पर करेंगे। वो फोकस है कि हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जिसमें या 5 महीने में, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो स्कोर कर सके। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। कट ऑफ को देखकर हम तैयारी नहीं करेंगे, कट ऑफ को देखकर हम तैयारी नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा सारे के सारे। देखिए सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कोई भी तैयारी करते वक्त, देखिए एक आम बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, स्पेशली वो बच्चा जिसको लगता है कि वो तैयार नहीं है, तो वो हाथ पैर बहुत जगह मारता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा यहां से भी पढ़ लेता हूं, वो कहता है थोड़ा सा मैं वहां से भी पढ़ लेता हूं, ये किताब भी उठा लेता हूं, यूट्यूब पर ये लेक्चर भी देख लेता हूं, वो टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लेता हूं, वो सैंपल पेपर्स भी निकाल लेता हूं। अपने सामने वो इतने सारे ऑप्शंस रख लेता है ना कि उसको एंड में क्लियर ही नहीं होता कौन सा कब करना है और क्या करना है। आपको इस बात को बहुत 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 इंपॉर्टेंटली बिलीव करना है कि जब तक आपकी प्रिपरेशन, जब तक आपकी तैयारी में क्या नहीं होगी, सिंप्लिसिटी नहीं होगी, जब तक आपकी तैयारी में क्या नहीं होगी, सिंप्लिसिटी नहीं होगी, कायदे से जो भी आप करने जा रहे हैं अगले 5 महीने में वो डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मौका मिला उठा लिया पढ़ लिया, वो मिला उठा लिया पढ़ लिया, वो मिला उठा लिया पढ़ लिया, और एंड में सब अधूरा पढ़ के एग्जाम में चले गए ना। आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए कि मेरे पास पढ़ने के लिए ये रिसोर्सेज हैं 1 2 3 4, इसके बाहर मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ूंगा, इसके बाहर मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ूंगा। मैं अपनी पूरी की पूरी तैयारी इन रिसोर्सेस के अराउंड ही तय करूंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूं और मुझे ये कम लगता है तो रादर देन नई चीज को चूज करने के, मैं इन्हीं को क्या करना शुरू करूंगा, इन्हीं को रिपीट करना शुरू करूंगा। 100 अधूरी चीजें करने से बेहतर है 10 चीजें पूरी कर ली जाएं, तो उससे निश्चितता होगी, श्योरिटी होगी कि आपको जो है एग्जामिनेशन में मार्क्स बन जाएंगे अगर उस तरीके का सवाल आएगा। तो सबसे पहला जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो बताना चाहता हूं वो आपको अपनी तैयारी सिंपल रखनी है। सिंपल से मेरा मतलब है जिन चीजों का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, बाकी को गोली मार दो, देखनी ही नहीं है। चाहे हो चाहे ना हो, कोई दोस्त कह रहा है कि यार ये बहुत बढ़िया किताब है, कोई फ्रेंड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रिलेटिव कह रहा है, सबको साइड में रखो। आपकी जो फिक्स रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज करिए, और वो फिक्स रिसोर्सेज क्या है मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। हमारी थीम आज की क्लास की यही है, सिंप्लिसिटी। हमारी तैयारी में बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। अब सिंप्लिसिटी से मेरा क्या मतलब है जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसको देखिए जरा आप, कीप इट सिंपल, डू नॉट कॉम्प्लिकेट। ये किसके बारे में है? दिस इज अबाउट योर प्रिपरेशन, कि आपकी जो तैयारी है आपको उसको क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल साधारण रखना है। साधारण से मेरा मतलब है माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। अपनी पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल आप करेंगे अगले 150 दिनों में वो मैंने नीचे लिख रखी हैं। इसके अलावा ना तो आपको एक भी किताब खरीदनी है, ना ही एक भी दूसरी रिसोर्स इस्तेमाल करनी है। आपने ये जो गिवन रिसोर्सेज है ना बेटा, इस पर ही कमांड बनानी है, और अगर इस पर कमांड होगी तो एग्जाम भी क्रैक होगा और मार्क्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। बच्चा जो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता, 2 रीजन। पहला, वो खुद को लेके श्योर ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस उस लेवल तक कभी जा ही नहीं सकता, सबसे बड़ा रीजन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर से। दूसरा, वो क्लियर गोल्स ही नहीं है उसके पास कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है।
जब तक ये दो चीजें क्लियर नहीं है तब तक कभी भी आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पर लागू नहीं है, हर वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी स्टडी टारगेटेड नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है, तो आपकी तैयारी के लिए जो 4 चीजें जरूरी हैं, इनके अलावा कोई भी 5वीं चीज आपने नहीं उठानी है। सबसे पहले, आप ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं तो लाइव और वीओडी क्लासेस आप देखते हैं, वीओडी मतलब रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखते हैं, ठीक है। आपकी बाइबल यही है, ये बात मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूं, आपकी बाइबल यही, यानी आपकी तैयारी की शुरुआत, ध्यान से, आपकी तैयारी की शुरुआत यहीं से होनी है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर इसमें हम बढ़िया हैं, इसमें हम बढ़िया, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ना बहुत रेस्टलेस होते हैं, उनको क्या लगता है अभी 1 महीना तैयारी शुरू किए, हुआ नहीं, ठीक है, खुद भी मेहनत की नहीं, खुद भी ध्यान दिया नहीं, बस वीडियो देखा और सोचने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस खुद से इतनी हाई रख लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा भाई होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब भी, मैं अगर आप लाइफ में, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आप जिंदगी में पहली बार एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, कैसे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा ना, तब भी आप देखेंगे जब आप मॉक निकालेंगे तब आपके 50 में से 15 ही सही होंगे, हो सकता है 18 सही हो, मतलब 7, 8, 9 नंबर ही बन रहे होंगे। इवन पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब भी, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, नंबर बढ़ने का सिलसिला शुरू कहां से होगा, यहां से शुरू होगा। इसके बाद जो आपके सामने आ रहा है, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, उसको आप कितना एनालाइज कर रहे हो, कितना रिपीट कर रहे हो। 15 में से 18 सही किए, मान लीजिए 32 गलत किए, तो ये 32 गलत हुए कहां पर, क्या एरर से, क्या वो आपको आते थे, आने के बाद भी आप गलत कराए, या आपको आते ही नहीं थे, दोनों पैरामीटर्स पर काम करेंगे। यहां से जो है आपका ग्रोथ होना शुरू होगा, यहां से ग्रोथ होना शुरू होगा। इस बात को आप समझिए, ये स्कूल का सिलेबस नहीं है कि टीचर ने 4 चैप्टर दे दिए याद करने के लिए, हम राजा बाबू बन के याद करके चले गए 4 चैप्टर और हमारे आउट ऑफ आउट नंबर आ गए। ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी तो 50% नंबर भी नहीं बनते, कभी 60 बन जाते हैं। तो यहां पर 100% वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। पहली बार जब आप ट्राई कर रहे हैं, जब आप पहली बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहली बार आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर पर फोकस मत करिए, फोकस करिए कि जो सवाल बन गए, अच्छी बातें बन गए, यानी आपको वो आते थे, जो नहीं बने उनका क्या, जो नहीं बने, जो असाइनमेंट्स टीचर ने आपको दिए थे उसमें से जो क्वेश्चंस आप पकड़ नहीं पाए, आप गलती ढूंढ नहीं पाए, उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन पकड़ने की कोशिश करिए। कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको शुरू से लेके अंत तक, इवन दिसंबर में जब आपका एग्जाम होगा, तो आपको इन 4 चीजों के अलावा कोई 5वीं चीज नहीं उठानी है। पहला, आपका कोर्स आपके साथ ही रहेगा, आपके पास एक्सेस है, कोर्स के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, उन असाइनमेंट्स को भी करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा जो रिसोर्स आपको यूज करना है, वो रिसोर्स करना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। लास्ट 4 या 5 सालों में आईबीपीएस पैटर्न पर, आईबीपीएस पैटर्न पर जो क्लर्क का एग्जाम है या जो एसओ का एग्जाम है, और तैयारी बढ़िया है तो पीओ भी पकड़ लेना, इस लेवल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 4 या 5 सालों में, वो आपने सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे की क्लास में अभी सिखाने वाला हूं। पहला रिसोर्स आपका कोर्स, आपका कोर्स आपका बाइबल है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। दूसरा आपका असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट्स दे रखे हैं उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स। और चौथा, वोकैबुलरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको भी आज की क्लास में बताऊंगा, और एक असाइनमेंट आपको दे भी रखा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, देयर आर ओनली 4 रिसोर्सेज। आप में से कोई भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 5वीं चीज को हाथ नहीं लगाएगा, 5वीं चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बहुत मन कर रहा है ना कुछ इधर उधर का पढ़ने का, इनको रिपीट करना शुरू करो, इनको रिपीट करना शुरू करो, ज्यादा फायदा होगा। हम अपने दोस्तों से और इनसे और उनसे सुन लेते हैं
कि चलो इसकी ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज बढ़िया है, अड्डा की टेस्ट सीरीज बढ़िया है, अड्डा के नोट्स बढ़िया हैं, सब भैया बढ़िया होंगे, लेकिन तुम्हारा क्या ये पूरा हो गया? क्या तुमने ये पूरा कर लिया? क्या तुमने अपना बेसिक काम किया? जब तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो तुम इधर उधर हाथ पैर मार क्यों रहे हो? पहले इसको करो, जब तुम्हें लगे यार इतनी बार कर लिया तब इधर उधर जाओ। जब तक ये पूरा नहीं, कुछ फायदा भी नहीं होगा। तुम 100 चीजें ले लो, आजकल दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल के क्लिक पर इतनी सारी पीडीएफ डाउनलोड हो सकती हैं। क्या आपको सारी आती हैं? नहीं आती। उस जाल में से, उस ट्रैप में से बाहर निकलिए कि जितना कंटेंट करेंगे उतने बढ़िया हो जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कंटेंट हमेशा लिमिटेड, कंटेंट हमेशा क्या? लिमिटेड। बस होना वो कौन से मोड में चाहिए? रिपीट मोड में होना चाहिए। किस मोड में होना चाहिए? रिपीट। 1 2 3 4 5, जब तक आत्मा को तसल्ली ना मिल जाए और जब तक एक एक सवाल दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक रिपीट मोड में होना चाहिए। क्या आप सभी को क्लियर है कि अगले, जब तक आपकी एग्जाम की डेट नहीं आती, इन 4 रिसोर्सेस के अलावा आपको कुछ यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना। एक पेपर, एक लाइन, एक पीडीएफ, कुछ भी नहीं उठाना आपने, कुछ भी नहीं उठाना, यही उठाना है, बस यही उठाना है। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट हिस्से पर। ठीक है, पहला हमने देख लिया कि कट ऑफ को टारगेट मत करिए, फंस जाएंगे। दूसरा हमने देख लिया कि अपनी तैयारी को एकदम सिंपल रखो, और सिंपल रखने के लिए इन 4 रिसोर्सेस का इस्तेमाल करो और कोई रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। अब देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आप देने जाएंगे, तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया अंग्रेजी का टेस्ट हो रहा है, अंग्रेजी का पेपर आएगा। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है ना बेटा, वो अलग अलग पिलर्स हैं, स्तंभ हैं उसके, और उन स्तंभों के आधार पर एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे एक दूसरे से अलग हैं, कि ग्रामर बिल्कुल अलग है, रीडिंग बिल्कुल अलग है, वोकैब बिल्कुल अलग है। ये थोड़े थोड़े जुड़े हुए भी हैं, थोड़े थोड़े क्या है, जुड़े हुए भी हैं। एक क्वेश्चन ग्रामर का भी हो सकता है और उसी क्वेश्चन को वोकैब की नजर से भी देखा जा सकता है। तो सब इंटरलिंक्ड भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। आपका जो आईबीपीएस का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। मैंने पिछले 4 या 5 साल के आपके जो पेपर्स हुए हैं उनका एवरेज निकाला और मैंने पाया कि आपका पेपर बेसिकली 3 फंडामेंटल्स पर टिका हुआ है। पहला ऑब्वियसली ग्रामर है। ग्रामर से लगभग अगर आपके पेपर में 50 सवाल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20, कुछ एग्जाम्स में 22 भी आए हैं, कुछ में 18 भी आए हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस आपको इस सेगमेंट से डायरेक्टली देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर जो आप पढ़ रहे हैं उसके आधार पर देखते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है। और यकीन मानिए कि अगर आप क्लासेस, जो लाइव क्लासेस हैं, उनको भरपूर तरीके से लगा रहे हैं और आप प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे हैं तो आप इसमें 20 में से 20 लाएंगे। कहने का मतलब है 20 में से 20 सही होते हैं, एक आध कभी गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, लेकिन 18 तो होंगे ही होंगे। शर्त क्या है? क्लास बढ़िया तरीके से लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ग्रामर है। जब तक ग्रामर बढ़िया नहीं है ना, तो ये दोनों भी कभी बढ़िया नहीं हो सकता। लगभग आपके एग्जाम का 40% हिस्सा यहीं से आता है, यहीं से आता है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। दूसरा जो आपका पिलर है वो रीडिंग है। वो क्या है? रीडिंग। अब देखो आयरनी क्या है कि बच्चा इसकी तैयारी करता नहीं है, ठीक है, टीचर भी ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ना और एक आम बच्चे की नजर से देखा जाए तो इस पोर्शन में जितना इजीली आप स्कोर कर सकते हैं उतना किसी भी पोर्शन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूछा जा रहा है उसका आंसर तो ऊपर ही लिखा हुआ है उन्होंने। जो पूछा जा रहा है उसका आंसर तो ऊपर ही लिखा हुआ है उन्होंने। अब रीडिंग में एक्चुअली हमें करना क्या है अगले 150 दिनों में, या क्या चीजें फॉलो करनी है, उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया है, अगर आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया है तो आप डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर सकते हो बढ़िया। अगर आपके मान लीजिए 15 क्वेश्चन का पैसेज आ गया, कितने भी खराब हालात सही एवरेज रीडर भी हो ना, तो 10 सवाल निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बड़े आराम से 10 सवाल निकलते हैं। कुछ नंबर तो फ्री में ही बांट रहे होते हैं वहां पर। तो इसीलिए इस पर भी हमने काम करना है, इस पर भी काम करना है। दोनों तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे करना है बचे हुए दिनों में। जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको शायद बताया भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ग्रामर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर इज रीडिंग।
तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा वोकैबुलरी। हमारा क्या है? वोकैबुलरी से मेरा मतलब है कि शब्द का अर्थ, किसी भी शब्द का क्या मीनिंग हो सकता है, उसके आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पर क्या है, ये सवाल कैसे भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं कि ब्लैंक दे दिया और 5 शब्द दे दिए और बताओ कौन सा फिट होगा, ठीक है। पैसेज में भी आ जाते हैं इसके सवाल, पैसेज में से 2 शब्द अंडरलाइन कर दिए और बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो वोकैबुलरी भी लगभग 20% यानी 10 सवाल लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होते हैं किससे? हमारे वोकैब के सेक्शन से। तो अगर हमें परफेक्शन लाना है तो हमें इस पर कमांड बनाना बहुत जरूरी है, इस पर कमांड बनाना बहुत जरूरी है और इस पर कमांड बनाना भी बहुत जरूरी है। आगे हम ये भी सीखेंगे कि पेपर का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको हम ट्राई नहीं करेंगे, जिसको हम ट्राई नहीं करेंगे कब तक? जब तक बाकी हिस्से पूरे नहीं हो जाते। जब बाकी हिस्से हम समय से पहले पूरे कर लेंगे तब हम उस हिस्से में कूदेंगे, और अगर हम उस हिस्से तक पूरा कर ही नहीं पाए बाकी हिस्सा तो उस ऑप्शन को हम छोड़कर ही जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स की, जिसको हम पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं। ये पजल की तरह होते हैं, समय कभी कभी बहुत ज्यादा ले लेते हैं, इसीलिए सबसे आखिरी में इनको ट्राई करना है। अगर आपका पेपर पूरा हो गया अंग्रेजी सेक्शन, आपके पास 4-5 मिनट बचे हुए हैं, आप ट्राई करो, और अगर नहीं है तो पहले दूसरे ऑप्शन के तौर पर उसमें जाना ही नहीं है, वो हम सीखेंगे अभी आगे। तो आपके 3 पिलर, ग्रामर, रीडिंग और वोकैबुलरी, मैं सिंपल और साफ शब्दों में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि अभी आपने जो किया हो सो किया हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आप क्या करो जिससे कि अगले 150 दिनों में इस पर भी कमांड बने, इस पर भी कमांड बने और इस पर भी कमांड बने। एक मैं सिंपल से आपको फैक्ट बता देता हूं, ग्रामर का पेपर, जो ग्रामर के जो सवाल आते हैं एग्जाम में, इन द हिस्ट्री जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो क्लासरूम से बाहर आया हो, जो बोर्ड के बाहर लिखा हुआ, हर सवाल जो पूछा जाएगा वो क्लासरूम में मैंने आपसे डिस्कस जरूर किया होगा। आपकी जिम्मेदारी है उस पर पकड़ बनाना, ठीक है। तो आपको कहीं हाथ पैर नहीं मारना, इसके लिए पूरी तरह आप क्लास पर निर्भर रह सकते हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ग्रामर, कि आखिर ग्रामर के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ध्यान से देखिए। आज से अगर हम इस पर पकड़ बनाना शुरू करें, राइट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट हमारा चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर हम अभी पकड़ बनाना शुरू करें तो हमारे कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हमने करने पड़ेंगे। देखो वो सिंपल स्टेप्स क्या हैं। अगर आप लाइव लेक्चर लगाते हुए आते हो और प्रीवियस लेक्चर्स आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ लगाए हैं, अच्छी बात है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। अगर आप बीच में हैं अपने सिलेबस के और आपका सिलेबस खत्म होने में समय है, जैसे मॉर्निंग बैच है वो खत्म होने वाला है 5-6 दिनों में, जो इवनिंग बैच है वो अभी शुरू हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है, तो जो आप काम करते जा रहे हैं लाइव लेक्चर लगाने का, उसको आप लगा लीजिए, उसको आप लगते रहने दीजिए। आप अपने टाइम पर आइए, अगर आपकी क्लास 9 बजे होती है तो 9 बजे लगाइए, शाम को 4 बजे होती है 4 बजे लगाइए। जब आप लेक्चर लिख रहे हैं, जब आप लेक्चर देख रहे हो, उस टाइम आपके हाथ में पेन जरूर होना चाहिए। छोटे छोटे नोट्स बनाइए कि टीचर क्या कह रहा था, क्योंकि जब हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो जब हम उनको रेफर करते हैं ना तो हमें बड़ी जल्दी याद आता है, अच्छा यार ये वाली बात कही थी टीचर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम कर लेते हैं, या कुछ कर लेते हैं, या कुछ XYZ कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है नोटबुक लेकर बैठिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है। जब आप एक बार वीडियो देख चुके हैं, एक बार नोट्स बना चुके हैं, ठीक है, जो उस चैप्टर से जुड़ा हुआ असाइनमेंट है उसको पहली बार ट्राई करिए। जब टीचर ने आपसे कहा कि भाई ये असाइनमेंट कर लेना, तो पहले उसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। आप ये मानकर चलो आप कितने भी बड़े 30 मार्क क्यों ना हो, जब आप पहली बार असाइनमेंट ट्राई करेंगे आपके नंबर लगभग 40 से 50% ही आएंगे। कितने आएंगे? 40 to 50%। अगर आप बढ़िया भी पढ़ रहे हैं ना तो 100 नंबर, 100 क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं ना तो आप 50 ही सही करेंगे। असली काम आपका शुरू होता है जब उस असेसमेंट को या असाइनमेंट को आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। टीचर ने क्लास लिया, आपको असाइनमेंट दिया, आपने करने की कोशिश की, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, उसको एनालाइज किया, टीचर ने डिस्कस किया। जो राइट आंसर्स हैं वो तो आपको आते ही हैं, वो तो आपको आते ही हैं क्योंकि आपने उनको सॉल्व कर लिया।
सारा का सारा फोकस कहां पर? रॉन्ग आंसर्स पर। सारा का सारा फोकस कहां पर? रॉन्ग आंसर्स पर। अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे थे, चैप्टर का नाम डालिए और उन क्वेश्चंस को लिखिए जो आपसे गलत हुए हैं, जो आपसे क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद, एनालिसिस के बाद उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करिए और उस शीट को रख दीजिए साइड में। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले क्लास लगाइए, ठीक है, लाइव लगाओ तो बहुत ही बढ़िया है। साथ में नोट्स बनाते रहो ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये वाला जो असाइनमेंट वाला काम है, सबसे पहले तो इसको टाइमली करिए। टाइमली मतलब जब करने को कहा गया है ना तभी करोगे, तब फायदा होगा, वरना कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। जब आप इस असाइनमेंट को कर लें तो टीचर के आधार पर आप चेक करिए कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। जो गलत हैं उनके पीछे कारण जानिए कि टीचर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी जिस वजह से वो गलत हो गए। आपको लगता है कि ये गलत हो सकते हैं, अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, जिससे कि एग्जाम टाइम पर जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इन सवालों में अटकता था, या मैं कहीं ना कहीं यहाँ रुक जाता था या रुक जाती थी। तो वो आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करेंगे। जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएं, जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएं, क्लास लगा ली, नोट्स बना लिए, असाइनमेंट कर लिए, एनालाइज कर लिया, उसके बाद मेन काम शुरू होता है। मेन काम क्या है? उस असाइनमेंट को अपनी मेमोरी में परमानेंटली सेव करना। परमानेंटली सेव करना, और सेव करने का एक सिंपल सा तरीका है कि उस असाइनमेंट को साइड में रख के भूल मत जाओ। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि हर 10 दिनों में, एवरी 10 डेज, वो आपकी आंखों से, आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। हर 10 दिनों में उसको सॉल्व करिए, उसको रिपीट करिए और टारगेट करिए कि जब तक दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं हो जाता, वो असाइनमेंट कम से कम आपने कितनी बार किया हो? 25 टाइम्स किया हो। कितनी बार किया हो? कम से कम 25 बार किया हो। मैं आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताता हूं, शायद पहले भी क्लास में बताया होगा। ऐसे इतने बच्चों को मैं जानता हूं जिनकी ग्रामर जीरो है, जिनकी रीडिंग जीरो है, जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की अपनी ग्रामर पर, कभी रीडिंग पर मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में वो नंबर लेकर आते हैं जो एक पढ़ने वाला बच्चा नहीं ला पाता। सिर्फ एक रीजन, उन्हें आता जाता कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कमांड बनाई किस पर? सैंपल पेपर्स पर। इतनी बार रिपीट किए कि क्वेश्चन भी याद हो गए, आंसर भी याद हो गए। क्वेश्चन भी याद हो गए, आंसर भी याद हो गए, जहन में पूरी तरह बैठ गए। तो जब उस तरीके का सवाल एग्जाम में दिखाई देता है, पता नहीं होता ये आंसर क्यों आ रहा है, लेकिन ये पता होता है कि आंसर यही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। रेपिटेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम सारे स्कूल वाले माहौल से पले बड़े हैं और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, और आप में से 99% लोगों में ये कमी होगी। आप क्या करते हैं? टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर ने आपको काम दिया करने के लिए, आप उसको करेंगे शाम को और मान लेंगे कि भैया मेरी जिम्मेदारी उस असाइनमेंट के प्रति क्या हो गई? खत्म हो गई। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, नए मिलते जाएंगे, पुराने आप छोड़ते जाएंगे। जब आप एग्जाम के करीब पहुंचेंगे तो आपको वो तो याद होगा जो आपने पिछले 15-20 दिन में किया हुआ है, वो आप सब भूल चुके होंगे जो आपने पहले किया हुआ है, क्योंकि आपने उनका रिवीजन ही नहीं किया। एक क्लियर गोल, और इसीलिए मैंने बहुत कम शब्दों में लिखा है, असाइनमेंट एक बार हो गया, आपने कुछ खास कर नहीं लिया अपनी जिंदगी में। अगर आपने एक बार असाइनमेंट पूरा कर लिया, आपने कुछ कर नहीं लिया खास अपनी जिंदगी में, आपका असली काम शुरू होता है यहां पर। अगर आपने एनालाइज नहीं किया, आप एक नंबर के गधे हो, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया, इसका भी वेस्ट किया, इसका भी वेस्ट किया और इसका भी वेस्ट किया, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपने तो टेस्ट किया, गलत सही छोड़ा, आगे बढ़ गए, अगले चैप्टर पे बढ़ गए। एनालाइज करिए, राइट और रॉन्ग, वाई राइट वाई रॉन्ग, वाई राइट वाई रॉन्ग। जब तक वो जवाब ना मिले आगे नहीं बढ़िए। जब मोमेंट पर वो जवाब मिलने लगा, आंसर मिलने लगा, आपके दिमाग में गोल्डन नंबर होना चाहिए। 25 बार रिपीट करूंगा इस शीट को। कितनी बार करूंगा? 25 बार करूंगा। जब तक 25 बार होएगा नहीं ना, तब तक बैठूंगा नहीं ना, ये कहूंगा कि मेरा चैप्टर तैयार है। और आप इस पैटर्न पर जाएंगे, आप ग्रामर के 20 में से 20 करके आएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। भाई एग्जाम है, पैटर्न,
एग्जाम का मतलब था पैटर्न। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पटक देंगे एग्जाम में आपके लिए ना। एग्जाम क्या करता है, पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न मतलब टेंस है ना, इस तरीके का सवाल आएगा, वर्ब है ना, इस तरीके का सवाल आएगा, प्रपोजिशन है ना, इस तरीके का सवाल आएगा। हर बार कुछ नया नहीं देते रहेंगे, वही सवाल अलग अलग चेहरे के साथ आपके सामने पटकते रहेंगे। जब आप उसको इतनी बार कर लोगे तो किसी भी चेहरे से पटक लें, आंसर आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा। और याद रखिए, जिस मोमेंट पर आपने अपने ग्रामेटिकल पोर्शन पर पकड़ बना ली, आप कट ऑफ से बहुत बहुत आगे निकल गए हैं। 20 में से अगर आप मान लीजिए 18 भी कराए, बुरे से बुरे हालात में मान लीजिए 15 भी कराए, आपके 7.5 नंबर बनते हैं। कितने बनते हैं? 7.5 नंबर बनते हैं। हम तो कट ऑफ की बात कर रहे थे 4.5 की, ये उससे भी कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल फिगर है ये। आई बात समझ में? तो कट ऑफ को तो गोली मार दो पहली बात, इस पर पकड़ बनाओ, कुछ चौथा नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं ढूंढना, कोई किताब नहीं ढूंढनी, सिर्फ इन कामों को करना है, सिर्फ इन कामों को। और आप खुद सोचो बेटा, देखो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मैं सब कैलकुलेट करके रखता हूं। एक चैप्टर मान लो कराया, उसमें 200 क्वेश्चन थे। कितने थे? 200 थे। मान लीजिए 100 मैंने उसमें उस क्लास में ब्लैक बोर्ड पे करा दिए होंगे, टोटल कितने व्हाइट बोर्ड पे करा दिए होंगे? टोटल कितने? 300 क्वेश्चन। टोटल चैप्टर मान लो कितने? 10। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 3000। कितने हुए? 3000। 100 क्वेश्चन तुम डेली करो, अगर तुम 100 क्वेश्चन डेली करते हो तो कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है। 30 दिन में खत्म कर दोगे क्या अपना कोर्स? या 30 दिन में खत्म करके बैठ जाओगे क्या इसको साइड में? नहीं मेरे भाई, रिपीट 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 रिपीट, 100 200 300 400 500 600, एक एक इतनी बार रिपीट करो जब तक, इसको सीधा मल्टीप्लाई करो किससे? 25 से, तब जाके आपका एग्जाम परफॉर्मेंस आपका दिखने लगेगा एग्जाम में। और एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे सामने ये लोग बहुत रोना रोते रहते हैं कि हमारी अंग्रेजी बहुत खराब है, हम हिंदी मीडियम हिंदी माध्यम से आए हुए हैं, हमारी फाउंडेशन इतनी खराब है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रैक्टिस बढ़िया है, रेपिटेशन बढ़िया है, समय बढ़िया दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर आप खुद सोचो और अपना दिमाग लगाओ, अगर वाकई में मीडियम का फर्क पड़ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अंग्रेजी कभी आती ही ना, और अंग्रेजी कभी नहीं आती, और कोई ऐसा स्कूल ही नहीं होता जिसको हम हिंदी माध्यम कहते हैं। हर स्कूल में अंग्रेजी कंपलसरी होती है और हर स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम होता, क्योंकि कंपटीशन में वो आनी है। तो जब वो आपको कंपटीशन में दे रहे हैं और वो जानते हैं कि ऐसा बच्चा भी होगा जो हिंदी मीडियम से होगा और ऐसा बच्चा भी होगा जो इंग्लिश मीडियम से होगा, तो भाई ऐसा पैटर्न सेट करने की कोशिश की जाती है कि अगर हिंदी मीडियम का भी बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो वो भी एट पार रिजल्ट जो है वो ला सकता है। क्या आप सभी को ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ग्रामेटिकल पोर्शन में आपने कोई पांचवा काम नहीं करना, कोई छठा काम नहीं करना? आपके सामने ये 5 काम है, आप कुछ और नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं उठाएंगे, एक पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको फॉलो करेंगे और परफेक्टली फॉलो करेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तब जाके काम आपका बनेगा। अब एक बात समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए मैंने आपको टेंस पढ़ाया था जब आपका कोर्स शुरू हुआ था, और मान लीजिए मैं आपको आखिरी चैप्टर मान लीजिए मैंने आपको एडवर्ब कराया, तो जब मैं आपको एडवर्ब करा रहा हूं तो आपकी ये टेंस की यादें धुंधली हो सकती है क्योंकि ये आपने बहुत पहले किया था। उस समय जब आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपके दिमाग से निकल रहा है, तो आप सबसे पहले उस चैप्टर के क्या पढ़िए? नोट्स पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि नोट्स क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर नोट्स के माध्यम से 30 मिनट में रिवाइज हो सकता है। अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं तो 30 मिनट में पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो सकता है। डायरेक्ट आप इस पर मत जाइए, ऐसा मत करिए कि भाई टेंस भूल गए हो तो पूरे के पूरे 12 वीडियोस देखे जा रहे हो, 12 घंटे लगा दिए तुमने टेंस को रिवाइज करने में। पहला फोकस करो कि अगर नोट्स सही से बने हुए हैं तो उनको पढ़ के देखो, क्या याद आता है, क्या आप रिकॉल कर पाते हैं कि टीचर ने क्या कराया था? कर पाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे आ जाइए असाइनमेंट्स पर और उनको रिपीट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपका तो काम ही तमाम हो गया, याद ही नहीं आ रहा टीचर ने क्या बताया था, याद ही नहीं आ रहा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तब तो फिर मजबूरी है, वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, क्लास आपको दोबारा अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन वो लास्ट चॉइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लास्ट चॉइस। आपका ऑर्गेनाइजेशन, देखो आपको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं,
आपको प्री के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, 24 में 8 सोते भी होगे, और बाकी अगर कॉलेज वगैरह जाते हो और भी काम होता होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अनाप शनाप टाइम टेबल बना के दे दूं कि भैया 6 घंटे अंग्रेजी पढ़ लेना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम 120 से 150 मिनट्स अगर डेली दें अगले 150 डेज तक, तो हमारा काम बन जाए, तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा देना, आपके लिए भी नहीं होगा और करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर रहने चाहिए। क्लास लगाइए, असाइनमेंट करिए, एनालाइज करिए, रिपीट करिए, कब तक, जब तक जहन में एक एक सवाल बस नहीं जाता। आई थिंक ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो एक बार CL टाइप करिए फटाफट से, सारे के सारे। एक बच्चा कह रहा है सर अब नाव में बैठ गए आप पार लगा देना। देख भाई, मैं पार नहीं लगा पाऊंगा, पार तो तू ही लगाएगा, ठीक है। मैं बस तुझे बता सकता हूं कि उस तरफ मत जाना, उधर तूफान आ रहा है, डायरेक्शन बता सकता हूं, लेकिन आपको नदी आप ही ने पार करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर सेलर आप ही होगे, नाव की डायरेक्शन, नाव की दिशा, सब कुछ आप ही के हाथ में होगी। तो जब तक आपको नहीं पता कि पार कैसे करना है, तब तक पार होगी नहीं। टीचर हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, टीचर हमेशा आपको ज्ञान दे सकता है, तरीका बता सकता है, लेकिन एग्जाम में वो प्रेशर तो आपको अकेले ही झेलना है बेटा, ठीक है। न्यूज़पेपर की बातें हम करेंगे, अभी हम ग्रामर की बात कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर ने बड़ी जिंदगी खराब कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात, कट ऑफ पर फोकस मत करो, ये देखना भी मत आज के बाद दोबारा कि कितनी थी कितनी नहीं थी। दूसरी बात, अपनी तैयारी सिंपल रखो, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, ये 3 पिलर हैं अंग्रेजी भाषा के, इन तीनों पर काम करना है, ग्रामर, रीडिंग और वोकैबुलरी। चौथी बात, सबसे मेन मुद्दा ग्रामर ही बनेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि मैं उस नंबर तक पहुंचूंगा जिस नंबर के बाद मुझे कोई रिस्क नहीं रह जाता, जिस नंबर के बाद मुझे कोई रिस्क नहीं रह जाता, मैं उस नंबर पर पहुंचूंगा। जो भी सवाल है ना बेटा बाद में करना, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे आते हैं रीडिंग पर, आगे आते हैं रीडिंग पर। अब देखो भाई, ये बात क्लास में मैंने बहुत बार समझाई है कि कुछ चीजें टीचेबल है, कुछ लर्नेबल है। ग्रामर टीचेबल है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा सकती है, जबरदस्ती करके, प्रेशर डाल के, और आपको पढ़ना पड़ेगा और आप इंप्रूव भी करोगे। लेकिन कुछ चीजें कैसी होती हैं, लर्नेबल होती हैं। कैसी होती हैं, लर्नेबल होती है। लर्नेबल से मेरा मतलब है उनको, उसमें सिखाने वाले का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो थोड़ी सी मदद आपकी जरूर कर सकता है, लेकिन सीखने वाला काम कौन करेगा, रीडर ही करेगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो सीखेगा नहीं। और यही वो पायदान है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, वो इसको टाइम ही नहीं देते, ये जानते हुए कि सिलेबस में 20 सवाल आएंगे सीधे सीधे, इस पर टाइम ही नहीं देते। आपको क्या करना है, मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। अभी अभी अगर आपने देखो, पुराने जो मैंने आरसीएस के पैसेजेस दिए हैं वो तो दिए ही हैं, अभी अभी आपके एप्लीकेशन पर मैंने 350 क्वेश्चंस का एक पैसेज अपलोड करवाया है। लगभग उसमें 35 से 40 पैसेजेस हैं, और सारे के सारे मॉडरेट लेवल के पैसेजेस हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर ये आपके पैसेजेस हैं। एक पैसेज डेली आपने उठाना है, एक पैसेज आपने डेली उठाना है। अभी अभी आज ही अपलोड हुई है वो वाली फाइल, मैंने सेशन से पहले ही अपलोड करवाई है। आपने एक पैसेज डेली उठाना है, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप जब इस पैसेज को डेली उठाओगे तो आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो, एक कैटेगरी है बिगिनर और एक कैटेगरी है मॉडरेट। मैं दोनों के लक्षण बता देता हूं क्या है। जो बिगिनर कैटेगरी का रीडर है, जब वो किसी पैसेज को पढ़ता है तो पहली बात, वो हर लाइन में अटकता है। हर लाइन में अटकता है मतलब हर लाइन में उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जो उसको समझ में नहीं आता, जिस वजह से वाक्य का मीनिंग क्लियर नहीं होता, और पढ़ते 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 कैसे भी संघर्ष करते हुए आखिरी तक पहुंचता है, तब भी उसको लगता है कि मेन बात पता ही नहीं चली, बस 15-20% ही पता चला है। ऐसे लर्नर को हम बिगिनर बोलते हैं, जो बिल्कुल बेस लेवल पर बैठा हुआ है रीडिंग के, जो बिल्कुल बेस लेवल पर बैठा हुआ है रीडिंग के।
जो मॉडरेट रीडर होता है वो कैसा होता है, वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है, पढ़ रहा है, मीनिंग बहुत हल्का हल्का क्लियर हो रहा है, शब्द कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, क्लैरिटी बन भी रही है नहीं भी बन रही। पैसेज जब पूरा पढ़ लेता है तो उसको कम से कम ये तो पता चल जाता है कि पैसेज में बात किस बारे में हो रही थी, यानी 50% जो है उसको आइडिया हो जाता है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा था। आप सभी से सवाल है कि आप खुद को कौन सी कैटेगरी में मानते हैं, क्या आप बी कैटेगरी में मानते हैं या एम कैटेगरी में मानते हैं, जरा बताइएगा कि आप खुद को बी कैटेगरी में मानते हैं या एम कैटेगरी में मानते हैं। हमेशा ये सवाल जब भी पूछा है मैंने, जो रेशियो रहा है वो हमेशा सेम ही रहा है। 20% बच्चा या 15% बच्चा कहता है कि मैं खुद को बी मानता हूं, और 80% बच्चा कहता है मैं खुद को एम मानता हूं, और यही आप सब लोगों के भी आंसर उसी प्रकार के हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोनों को अलग अलग तरीके से पैसेज पढ़ना है, दोनों को अलग अलग तरीके से क्या करना है, पैसेज पढ़ना है। और इस बात को भी सुनिएगा, सेशन को बीच में कोई स्किप नहीं करेगा, आखिरी तक सुनेगा, क्योंकि आखिरी में मैं बहुत बहुत जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं जो डिसाइड करेगी कि आगे हमें करना क्या है। जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम रीड, पहली बार जब पढ़ेंगे तो रुकेंगे नहीं। आ रहा है समझ, अच्छी बात है, नहीं आ रहा समझ तो भी अच्छी बात है, स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे, स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे। समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आ गया कोई बात नहीं, पढ़ लिया। इसका फायदा क्या होगा कि भले ही आपको समझ आए ना आए, लेकिन आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी बढ़ेगी, यही उद्देश्य है इसका। आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी भले ही आपको मीनिंग क्लियर रहा हो। तो पहले आपको यह करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको सेकंड टाइम रीड करना है। अब आपको क्या करना है, बीच बीच में रुकना है। कहां कहां रुकना है, वहां वहां रुकना है जो वर्ड्स या जो फ्रेजेस आपको दिक्कत कर रहे थे, जिसके कारण आप पैसेज समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आप पैसेज समझ नहीं पा रहे थे, गूगल पर सर्च करिए उनका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखते जाइए आगे बढ़ते जाइए, मीनिंग देखते जाइए आगे बढ़ते जाइए। जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं उनको यहां से शुरुआत करनी है, आपको इस प्रकार से जो है सॉल्व करके देखना है और इस प्रकार से आंसर करना है। जब आप दूसरी बार पढ़ लें उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चंस, उसके बाद आप जाएंगे कहां पर, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का मतलब निकालने में भी दिक्कत हो रही है तब भी गूगल का यूज करें, डिक्शनरी का यूज करें, क्वेश्चन का भी मीनिंग देखिए। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि कितने समय में सॉल्व होता है, मुद्दा ये है क्या इस पैसेज का पोस्टमार्टम तुम कर पाओगे, क्या एक एक चीज समझ पाओगे। और उस एक एक चीज को समझने के लिए तुम्हें पहली बात तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरा तुम्हें दूसरी रिसोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, डिक्शनरी या गूगल वगैरह का। शर्माने की जरूरत नहीं, खुलकर इस्तेमाल करो। और समय के बारे में भी चिंता मत करना, 30 की जगह 40 भी लग रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने करना यही है। कम से कम कितने पैसेजेस तक, 50 पैसेजेस तक आपको यही काम करना है डेली। क्या करना है, यही। अब आप सोचो, आप डेली 40 मिनट पढ़ते हो, 50 दिनों तक आप पढ़ोगे, 40 मिनट 50, 2000 मिनट। 2000 मिनट तो अंग्रेजी तुमने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ढंग से। 2000 मिनट की तुमने रीडिंग ही की होती तो तुम बिगिनर पे थोड़ी ना होते। तो जैसे ही तुम 2000 पढ़ोगे ना, तुम अपने आप जंप मारोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अपने आप जंप मारोगे और ऊपर वाले लेवल पे आ जाओगे। आ रही है बात समझ में। ये तो करना है बिगिनर वाले को। जो मॉडरेट है उसकी लाइफ थोड़ी सिंपल है, फर्स्ट टाइम रीड करेगा, क्या करेगा, फर्स्ट टाइम रीड करेगा, उसके बाद पढ़ेगा क्वेश्चंस सारे के सारे, और सेकंड टाइम रीड करेगा, फिर देगा आंसर्स। गूगल वगैरह कोई रेफर नहीं करेगा, पहली बार पढ़ेगा, उसके बाद जाएगा क्वेश्चंस में, दूसरी बार पढ़ेगा, फिर सॉल्व करेगा आंसर, फिर सॉल्व करेगा आंसर। आंसर देने के बाद जब एनालाइज कर रहा हो कि सही है कि गलत है, तुक्के मारोगे नहीं, तुक्के बिल्कुल भी मारोगे नहीं। एनालाइज करते वक्त जब तुम देख रहे हो कि भाई ये सही है ये गलत है, उस वक्त
तुम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो कि जो आंसर तुम्हें समझ में नहीं आया उसका राइट आंसर क्या है, क्यों है, इस शब्द का मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले नहीं भी करोगे ये वाला काम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिक्शनरी ना भी देखो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम ही वर्ड्स रिपीट होते हैं पैसेजेस में, एक बार पढ़ोगे नहीं आएगा, दो बार पढ़ोगे नहीं आएगा, पांचवी बार वही शब्द आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इसका मीनिंग यही होता होगा। तो इसका भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम रीड, लुक एट द क्वेश्चंस, सेकंड टाइम रीड, सॉल्व द क्वेश्चंस। यही आपने करना है। कहां तक? 50 पैसेजेस तक। कहां तक? 50 पैसेजेस तक आपने ये करना है। आप अपने आप तैयार होगे, अपने आप। ये काम आपका खुद का करने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने पैसेज लिख भी दूं ना कि बेटा इसका हिंदी ये होता है, इसका हिंदी, कोई फायदा नहीं है। मेरी इंप्रूव हो रही है रीडिंग, तुम्हारी नहीं हो रही। कब होगी? जब तुम खुद पढ़ोगे, जब तुम खुद पढ़ोगे। पहला पैसेज पढ़ना है। क्लोज टेस्ट छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइज जो मैंने बताया। अब देखो पैसेज पढ़ने का फायदा क्या होता है। अब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ें क्या? देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास में दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एक लेबोरियस और एक लेजी, एक मेहनती और एक कामचोर। अगर आप कामचोर प्रवृत्ति के हो, आप न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। रीजन क्या है? समय बहुत लेगा, फायदा ज्यादा होगा नहीं, बहुत लंबा समय लग जाता है सीखने में और इतना समय आपके पास है नहीं। आप रादर देन न्यूज़पेपर पढ़ने के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उनको सॉल्व करके देखिएगा। उसका फायदा क्या होता है? जब आप न्यूज़पेपर में कोई मान लीजिए आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, अब पढ़ तो लिया, सवाल है कि चेक कैसे करें कि आया या नहीं आया। सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हमें समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि नीचे क्वेश्चन तो दिए नहीं होते, यस और नो, ना ही ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जिंदगी जा किस तरफ रही है ये क्लियर ही नहीं होता, टाइम वेस्ट होता रहता है। वहीं उस ओर रादर देन रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर आप पैसेज पढ़ना शुरू करें तो लेवल भी सेम है, जो न्यूज़पेपर में आता है वही उसमें भी उसी लेवल की लैंग्वेज है। फायदा, नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, पैटर्न पता चलेगा। क्या पता चलेगा? पैटर्न पता चलेगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है पैसेज में। सारा खेल ही पैटर्न का है। आपको यह पता चलेगा कि मुझे समय कितना लगता है सॉल्व करने में। आंसर की दी होगी तो पता चलेगा कि सही थे या गलत थे। उससे तुम नोटिस कर पाओगे, पहचान पाओगे, गेज कर पाओगे क्या? अपना इंप्रूवमेंट। क्या? आंसर की लगा के भेजी है मैंने इस पैसेज की, ये जो सारे पैसेज है सबकी आंसर की लगी हुई है। तुम गेज कर पाओगे क्या? इंप्रूवमेंट। और जब तक तुम्हें इंप्रूवमेंट ही नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? 15 दिन करने के बाद तुम हाथ पीछे खींच लोगे, कह रहे यार कोई फायदा तो हो नहीं रहा, छोड़ देते हैं ना। खत्म करो इसको। अगर बहुत ही लेबोरियस हो, पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इससे शुरुआत करिए, डेली एक करिए, एनालाइज करिए और अपनी ग्रोथ को देखिए कि भाई जब शुरू किया था तब इतने नंबर बन रहे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से 20 दिनों में, 20 डेज यानी 20 पैसेजेस के बाद लगभग 25% का इंप्रूवमेंट आने लगता है रीडिंग में। मतलब आपके अगर मान लीजिए 10 में से 2 निकल रहे थे तो 10 में से 4 निकलने लगते हैं, 5 निकलने लगते हैं 20-25 पैसेजेस पढ़ने के बाद, ठीक है। पैसेज पढ़िए। बिगिनर को क्या करना है, मॉडरेट को क्या करना है वो मैंने बता दिया। आंसर एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो पीपीटी में आपको दे रहा हूं, जो जिस पर मैं काम कर रहा हूं, ये मैं आपको फॉरवर्ड भी करूंगा जिससे कि आप एक बार देख पाए कि मैंने लिखा क्या था, ठीक है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि टाइम के बारे में चिंता मत करिए, टाइम के बारे में चिंता बाद में करेंगे। अभी चिंता ज्ञान के बारे में करनी है, अभी चिंता इंप्रूवमेंट के बारे में करनी है। टाइमलाइन मत सेट करिए, कोशिश करिए कि रादर देन टाइम पर फोकस करने के, फोकस इस बात पर करिए कि आंसर सही होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये हमारा रीडिंग के लिए आइडियल सिचुएशन है। बिगिनर क्या करेगा मैंने बता दिया, मॉडरेट रीडर क्या करेगा मैंने बता दिया। एएफओ का टारगेट न्यूज़पेपर मत पढ़ना, जरूरी नहीं है पढ़ना, पैसेज जरूर सॉल्व करना एक डेली, पैटर्न एनालाइज करना, काम आपका जो है वो बन जाएगा, डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया रीडिंग। आते हैं तीसरे पर, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या करना है, चलिए
वोकैबुलरी में जो सबसे पहला कदम आपने उठाना है, सबसे पहला कदम क्या होगा? आपके पास मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले एक फाइल भेजी है जिसमें 400 से 450 प्रेशियस बैंकिंग में पूछे जाने वाले शब्द हैं। आप में से बहुत लोगों ने शायद पढ़ भी ली होगी। लगभग 400 ऐसे शब्द हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। रोज एक बार में 450 होंगे नहीं, एक बार में 20 भी नहीं होंगे, 25 भी नहीं होंगे। डेली कहीं ना कहीं 6-7 शब्द देख लो उनके मीनिंग क्या होते हैं, मीनिंग भी लिखे हुए हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, उनको देखने की कोशिश करो। रट्टा भी मत मारो, बस देख लो, बस क्या करो, देख लो। हाँ, प्रिंट अगर आपको प्रिंटेबल में चाहिए तो मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी करवा दूंगा उसको। देख लीजिए, पढ़ते रहिए। असली खेल जो है वो कैप का कहां होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो पैसेज आप पढ़ते हैं, जो पिछले पेज पे मैं डिस्कस कर रहा था, उस पैसेज में आपको कुछ वर्ड्स जरूर दिखाई देंगे जिसके मीनिंग आपको क्या होंगे, अनक्लियर होंगे। जिसके मीनिंग क्या होंगे, अनक्लियर होंगे। और याद रखिए, वो पैसेज की जो वोकैब है वही एग्जामिनेशन की भी वोकैब है। वही किसकी वोकैब है, एग्जामिनेशन की भी वोकैब है। तो वोकैब सिर्फ रॉ रट्टा मारने से काम नहीं चलता, रॉ रट्टा मारने से होगी भी नहीं कभी। ये भी बात को समझिएगा, रॉ रट्टा मारने से वोकैब होती नहीं है। आप 4-5-6 यहां से उठाइए डेली, और जो पैसेज कर रहे हैं एक रजिस्टर बना लीजिए वो कैप का। जो पैसेज कर रहे हैं उस पैसेज में हर दिन 2-3 आते रहते होंगे, उनको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो काम है हो जाएगा। एक बढ़िया सी डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, मैरियम वेबस्टर कर लीजिए, dictionary.com कर लीजिए, बहुत सारी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉइड फोन में। तो वहां से आपका जो है इसको रेफर करने का काम हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो मुझे बताना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जब तक वोकैबुलरी समझाई ना जाए कहानी के माध्यम से या किसी और माध्यम से, उनको समझ नहीं आती। क्या आप में से कोई ऐसा है? अगर ऐसा है तो 1 टाइप करो, और ऐसा नहीं है तो 2 टाइप करो। जब तक उनको कहानी के माध्यम से समझाया ना जाए कि भैया ये ऐसा होता है, तो देखो इसका भी एक सोल्यूशन है। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? आप सभी के पास YouTube का एक्सेस होता है। YouTube में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो क्लासेस लगाते हैं, डेली वोकैबुलरी की लगाते हैं। आप देखोगे वोकैबुलरी के मॉड्यूल्स भी पड़े होते हैं। तो कोई भी एक टीचर आप पकड़ लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एक टीचर आप पकड़ लो और आप क्लास लगाना शुरू कर दो। ऐसा आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी क्लासेस भी लगाई होंगी, अभी हेल्थ रीजंस की वजह से मैं लगा नहीं पाया पिछले कुछ दिनों से क्लासेस। अगर आप भी एक पूरा देखो जो आपको एसीसी के ऐप पर मिल रहा है वो सारा फॉर्मल काम है, उससे आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है यार कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, तो वोकैबुलरी के लिए बहुत सारे लोग क्लासेस लगाते हैं यूट्यूब पर, आप वहां से देख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं, मैं मुझसे ही पढ़ना है, मेरा बेटर समझ में आता है, तो आपने अगर पास में क्लासेस लगाई हैं आप उनको देख सकते हैं, मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगी। नहीं तो किसी की भी लगाओ। मतलब है कि 70-80 क्लासेस जो है वो होनी चाहिए। मेरी क्लासेस लगाई है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, तो मैं जो है दोबारा से स्टार्ट करूंगा 4 जुलाई से। मैं 100 वोकैबुलरी क्लासेस का मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा, और ये सारा उसी बात को ध्यान में रखकर कराऊंगा कि जो बच्चे हैं एग्जामिनेशन में बैठेंगे दिसंबर में, उनको वो तैयार हो जाएं इस तक। तो 4, अभी तो मेरा हेल्थ उस लेवल पर नहीं है, पर 4 जुलाई से मैं जो है वो प्लान कर रहा हूं बेसिकली यूट्यूब वगैरह पर। और मैं ये बाउंड नहीं कर रहा कि आप मेरी लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा है कि अगर आपको वैसे समझ आती है तो आप वैसे लगाइए। क्या आप लगाइए? आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। नहीं तो आप मेरे नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हैं वहां पर। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल सकता है। और किसी के भी नाम से कोई भी अच्छा टीचर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अनुभव गोस्वामी के नाम से सर्च करोगे, पूरा चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो सारे के सारे। इफ दिस इज क्लियर टाइप वाई। बहुत ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी देखी हुई है क्लासेस मेरी। चलिए, ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है बेटा कि हमने क्या करना है ग्रामर में। मैंने जब स्ट्रैटेजी बनाई है ना, तो इस बात का ध्यान रखा है
कि मैं आपको कोर्स के बाहर ना लेकर जाऊं, या मैं आपको इधर उधर हाथ पैर मारने के लिए ना कहूं, मैं आपको सिंपल सी बातें बताऊं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको ये एहसास दिलाऊं कि इसके अलावा, हाँ, मैं सफिशिएंट क्लासेस होती हैं बेटा वोकैब की यूट्यूब पर, मेरे ही 80-90 लेक्चर तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहां पर। नया फ्रेश लाइव लगाना है तो 4 से लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 जुलाई से स्टार्ट करूंगा। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को। मैंने इस बात की कोशिश की है कि आपको अपने जो कंफर्ट लेवल है ना उससे बाहर ना जाना पड़े, सब कुछ आप ही के पास है, बस प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है करना कैसे है। ग्रामर ऐसे करनी है जो मैंने बताया, इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। रीडिंग ऐसे करनी है, बिगिनर को ऐसे करनी है, मॉडरेट को ऐसे करनी है। तीसरा, वोकैबुलरी ऐसे करनी है, ये देखो पैसे से उठाओ, नहीं तो यूट्यूब पर क्लास लगा लो, जो भी तुम लगाना चाहते हो, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर मानता हूं, और मानता हूं कि इसके बिना हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना सही, और कितना भी हमें मतलब नॉलेज ना सही, हम कहीं ना कहीं जरूर अटकेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर अटकेंगे। अगर, हाँ, ये वीडियो ऐप पर पड़ेगा बेटा, हम अटकेंगे ही अटकेंगे। पता है क्यों अटकेंगे? अगर हम तैयारी करने के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी प्रिपरेशन का, उसमें कहीं काम चोरी कर जाएं, तो हमारा परफॉर्मेंस कभी भी उस हिसाब से आएगा ही नहीं। योर एग्जामिनेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। इस बात को समझिए, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ इट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर से ही रूबरू नहीं होते, आपको पता ही नहीं है क्या आ रहा है, तो आपके मार्क्स नहीं बनेंगे, आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। आपको बहुत बड़ी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपने सिलेबस खत्म किया 80%, आपके नंबर आ रहे थे 50 में से 12, 50 में से 15। इसको करके देखिए जरा, आप 5 ईयर के पेपर करके देखिए, मैं आपको बेट कर सकता हूं कि विद इन, अगर आपने 1 महीने 1.5 महीने में भी 5 ईयर के पेपर कर लिए, आपके 50 में से 35-36 नंबर आने लग जाएंगे। ये बात गारंटीड है। करना कैसे है? सॉल्व करिए पेपर को, टाइम लगाना चाहे लगाइए, और शुरू में दिक्कत आ रही है लगाने में तो मत लगाइए, लेकिन सॉल्व करना है। जितना समय आप सॉल्व करने में दे रहे हैं, जितना समय, ध्यान से सुनिएगा, जितना समय आपने सॉल्व करने में लगाया है, उतना ही समय एनालाइज करने में लगाइए, उतना ही समय एनालाइज करने में लगाइए, उतना ही समय एनालाइज करने में लगाइए। जितना समय किसमें लगाते हैं? जितना समय आप सॉल्व करने में लगा रहे हैं, उतना ही समय एनालाइज करने में लगाइए। जब आप एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में छपने लग जाएगा, क्वेश्चन क्लियर होने लग जाएगा। अच्छा, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ऐसा आंसर है। सबसे 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 ज्यादा जरूरी, स्पेशली जो मॉर्निंग बैच के बच्चे देख रहे हैं बेटा, आपका समय शुरू हो चुका है इसको करने का। अगर आपने इसको करना शुरू नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको इसी इंस्टेंट पर यह करना शुरू करना है। याद ये भी रखेंगे, 2016 से पहले नहीं जाएंगे पेपर, सिर्फ कहां तक के? 2016 या उसके बाद के। कौन कौन से? आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई क्लर्क, इन पेपर्स पर टारगेट करिए। थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का मन है तो पीओ पे भी टारगेट कर लीजिए, बट प्राइमरीली इन पर ही करिए। इनको भी मिला दोगे ना, 3 साल के क्लर्क, पीओ, एसओ, लगभग आपके 40, 45, 50 पेपर मिल जाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट भी मिला देना। ये सब एक ही लेवल के पेपर हैं, ये सारे एक लेवल के ही पेपर हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ फटाफट से, ठीक है। अगर ये बात आपको क्लियर है, अगर आपको ये बात क्लियर है कि जब हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कितना कंप्लीट हो जाएगा? 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपने ये करना शुरू करना है। खुद सेल्फ क्वेश्चन करिए, एनालाइज करिए, क्वेश्चन करिए, एनालाइज करिए। बेटा बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इतना बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपने ये काम जो है, मान लीजिए कि आपके पास टोटल 50 पेपर्स थे सॉल्व करने के लिए, और आपने अभी इनको करना शुरू किया। अभी मान लेते हैं आपने 1 जुलाई से करना शुरू किया, आप डेली एक कर रहे थे,
तो अगस्त के लास्ट तक आपके खत्म हो गए ये तो अभी तो सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है, ठीक है, और दिसंबर भी पड़ा ही है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से लगाना शुरू कर दीजिए, क्या क्या लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिए। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो आप करके आए हो, जो पेपर्स आपने किए हुए हैं, इनको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। 3 से 4 बार क्या कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ऐसी जबरदस्त प्रिपरेशन होगी ना आपकी कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आप उस लेवल तक जा भी सकते थे एग्जाम में। सारा खेल बेटा किसका है, हमें ये समझना पड़ेगा। हम अक्सर ये मानते हैं कि क्लियरिंग एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज। इट इज नॉट अबाउट नॉलेज। नॉलेज इज वन ऑफ द ऑप्शंस, इट इज मोर अबाउट आवर स्ट्रैटेजी। ये हम किस तरह से उसको प्लान करते हैं अपने एग्जाम को। मैं एज अ टीचर 8-9 ईयर से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बात क्लियरली बोल सकता हूं कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा जो इस पेपर में ना हो, जो इस पेपर में ना हो। सिर्फ एक बार ना हो, कम से कम 10 सवाल होंगे एक ही तरीके के इन पेपर्स में। सोचो 10 बार करो, 3-4 बार रिपीट करो, उसी सवाल को तुम 40 बार तो पेपर में ही कर लोगे। तो जब 41वीं बार तुम्हारे एग्जाम में आएगा, दुनिया के तुम कितने भी बेवकूफ क्यों ना सही, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी जलेगी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमें क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। दिमाग की बत्ती बढ़िया तरीके से जली है और समझ में आया है, थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि हमें क्या करने की जरूरत है आगे आने वाले समय में। तो एक बार फटाफट से लाइटनिंग वाला LI टाइप कर दो, लाइटनिंग वाला LI जो है टाइप कर दीजिए फटाफट से। चलिए आते हैं आखिरी हिस्से पर, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो हमारी पढ़ाई की बातें हो गई कि भाई हमें क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। लेकिन पढ़ाई के अलावा एक है हमारा मन। ये तो सभी कहते हैं कि इतना कर लेना, वो कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो मन है ये करने भी नहीं देगा। कभी 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 होता है कि सर ये तो हमें भी पता है कि ये चीजें करनी है, लेकिन तब क्या करें जब मुझे मासूमियत से नींद आ रही हो सुबह सुबह, जब मेरा टाइम सुबह 7 बजे उठने का और मैं उठूं 11 बजे। उस पर भी कंट्रोल हमारा थोड़ा सा होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो देखो एक बात समझना, और बहुत सिंपल शब्दों में, कोई नई बात नहीं है, बहुत ही पुरानी बातें हैं ये। देखो प्रिपरेशन कायदे से जिंदगी में कितनी बार होती है, एक बार, वन टाइम प्रिपरेशन। आप चाहे 5 साल तैयारी करो, लेकिन 5 साल मुड़ के देखोगे कायदे से आपने एक ही बार की होगी। अब आपने ये देखना है कि वो 1 साल आएगा कब, अभी, अगली साल, उसके अगली साल, उसके अगले साल, उसके अगली साल। क्योंकि जब तक वो 1 साल नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तुम ऐसे ही हेडफोन लगा के कैमरे के सामने मिलोगे और डांट खा रहे होगे मेरे से, या कहीं और खा रहे होगे। तो ये जिल्लत भरी जिंदगी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना क्या है, बेहतर है। अब सपोज करो यार तुम कल को आए, अभी तो मैं तुम्हें ऐसे डांट देता हूं, फटक देता हूं, कल को तुम ऑफिसर बन गए, ठीक है, और तुम मुझे मिल गए कहीं रास्ते में, तो इज्जत देनी पड़ेगी, बनती नहीं है फिर भी देनी पड़ेगी, है ना। सोचना पड़ेगा यार कि चलो बंदा ऑफिसर है, थोड़ा इज्जत से बात करते हैं। अभी तो देखो एक एक का चश्मा ऐसे हो रखा है, एक उल्टा लेटा हुआ है, एक ने सामने ग्लास रख रखा है, एक का सिर्फ पैर दिखाई दे रहा है, एक का सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है, एक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ की पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा अगर हम इस पर काम करें तो हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। देखिए की टिप्स क्या क्या है। पहला, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी पीडीएफ्स हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उनकी जगह क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि यार मेरी नोट्स की किताब मिल नहीं रही है, पढ़े 5 मिनट, ढूंढा 55 मिनट।
किया होगा ना, सबके साथ हुआ होगा लाइफ में कभी ना कभी, कि वो चीज जो है वो कहीं रखी तो थी बट मिली नहीं। पढ़ने का मन था, ढूंढने ढूंढते ढूंढते ही वो मन खत्म हो जाता है। यस और नो? पीडीएफ पता नहीं कौन से फोल्डर में डाल दी थी, मिल ही नहीं रही। ऑर्गेनाइज करो अपने डेटा को, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कहां पर, एग्जाम से पहले। प्रोएक्टिव बनो, एग्जाम से पहले प्रोएक्टिवली थिंक अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स विल यू नीड इन एग्जामिनेशन, और उनको एक जगह लगाओ ठिकाने पर, इधर उधर नहीं कि कुछ वहां पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, और इनमें पहली प्रायोरिटी असाइनमेंट्स और नोट्स की होनी चाहिए, ये दो साथ में होने चाहिए एकदम क्लैरिटी के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी हमने प्लानिंग की हुई है, जो भी हमने की हुई है, वो सब अधूरी है, वो किसी मतलब की नहीं है। कब? जब उस काम में क्या नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। उस काम में क्या नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। 3 दिन तो कर लिया, 3 दिन सो गए, 3 दिन कर लिया, 3 दिन घूम आए, 3 दिन कर लिया, 3 दिन खो गए। भाई ये नहीं, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर तुम शुरू करते हो, ये सिलसिला दिसंबर तक रुकना नहीं चाहिए। एक संडे की छुट्टी मारो, जो करना है वो करो, लेकिन 6 दिन तक दिस थिंग शुड नॉट स्टॉप। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि 6 दिन हफ्ते में ये काम आपने करना है, रेगुलरिटी। दूसरा, पेशेंस। क्या है? पेशेंस। तुम पैदा हुए हो कहां पर? इंडिया में। बहुत लोगों के लिए वरदान होगा, बहुत लोगों के लिए अभिशाप भी होगा। रीजन क्या है? इट कैन बोथ बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स, राइट? क्या रीजन है? वरदान इसलिए क्योंकि भारत देश तुम्हारा है, और कर्स इसलिए कि तुम जैसे लाखों हैं। तुम जैसे क्या हैं? लाखों हैं। जब तुम जैसे लाखों हैं तो कंपटीशन है, और जब कंपटीशन है तो उनसे निखरना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। मैंने क्लास स्टार्ट किया, पढ़ा मैं कुछ और रहा हूं, बच्चा कह रहा है कि सर वो चीज आपने जो बताई थी उसका पता नहीं चल रहा, सर मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, सर मैं ये चैप्टर करूं या नहीं करूं, सर वो चीजें रह गई हैं। पेशेंस ही नहीं है। फोकस, अपनी काम पर ध्यान दो बेटा, जो हम करने के लिए आए उस पर। जब तक आप पेशेंस नहीं रखो, देखो एक कह रहा है, अब एक पूछ रहा है इसी को क्या नाम है इसका, नीतू यादव। हाँ नीतू बेटा, ये तेरे लिए मैसेज है। मैं अभी यही कह रहा था कि पेशेंस, वो पूछ रही है कि सर क्वेश्चन पुरानी ईयर्स के कहां मिलेंगे, जबकि ये बात मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी भी बता दूंगा कहां मिलेंगे। लेकिन पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, नेगेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं ऐसा हुआ करता था, बहुत मुश्किलों से बढ़कर आगे आया हूं, बहुत गरीबी है, लाचारी है, ये है वो है। भाई कुछ नहीं है, ठीक है। फैक्ट ये है कि तुम मेरे सामने हो, तुम इतनी क्षमता तो रखते हो कि मोबाइल फोन पर क्लास लगा पा रहे हो। तुम जैसे बहुत होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं होगी, जिनके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो तुम बेचारे तो कहीं से भी नहीं हो, बेचारे तुम कहीं से भी नहीं हो। इस बात को दिमाग से निकालो कि तुम्हें कोई ना कोई, तुम कहीं नीचे हो या बेचारे हो, भाई सब बराबर हो। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, डेटा है, वही क्लास तुम्हें मिल रही है, वही क्लास हर किसी को मिल रही है। और सबसे आखिरी, ये चंद लोगों के लिए भाई, टॉक लेस डू मोर। बातें कम करो, काम ज्यादा करो, ठीक है। अपने यहाँ रोना कम गाओ, जितनी देर रो रहे हो ना उससे बेटर है वो काम कर लो जिसके लिए रो रहे हो, जिसके लिए क्या कर रहे हो, रो रहे हो। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाओगे ना बेटा, हम कहते हैं ना, पढ़ तो हर कोई लेता है, स्टडी हर कोई कर लेता है, लेकिन करनी कैसे वो कोई नहीं जानता, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पढ़ना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट वी शुड ऑल्सो नो दैट these are some important factors. If we will not take care of them, they will create a big hurdle in our examination. हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बहुत बड़ी रुकावट लेकर आएंगे। काम का ही पता नहीं, किया तो था, पता नहीं कहाँ रख दिया। 3 दिन कर लेते हैं, 3 दिन सो जाते हैं। पेशेंस है ही नहीं, ठीक है। तुरंत ही चाहिए सारा, कि आज एक घंटे की क्लास लगाइए, सारे नंबर आज ही आ जाए, ठीक है। नेगेटिविटी, सर हम तो बहुत खराब थे, ये थे, फलना थे, ढिमके थे। बातें किए जा रहे हैं, एक्शन की बात आई चले गए छोड़कर। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स। आई होप जो भी बातें मैंने आपको आज बताई हैं,
जो भी मैंने कोशिश की है एक सिंपल गाइडलाइन देने की कि ग्रामर में क्या करने की जरूरत है, रीडिंग में क्या करने की जरूरत है, वोकैब में क्या करने की जरूरत है, वो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके आप मेरे से पूछना शुरू करिए, ठीक है? और रिपीट मत करिएगा, ठीक है? स्पैम मत करिएगा, बार बार टाइप मत करिएगा, एक ही बार टाइप कर लीजिए और बता दीजिए। क्लोज टेस्ट अभी नहीं, क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपसे कहूंगा आप अक्टूबर तक रुकिए, प्रैक्टिस टाइम में हम करते हैं तब करेंगे। रीडिंग, वोकैब और ग्रामर ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहां से मिलेंगे? देखो यार, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, गूगल से सर्च मारोगे सारे पेपर्स मिल जाते हैं, नहीं तो अमेजोन वगैरह पे कोई किताब सर्च कर लो जिसमें प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हो, ठीक है? जिसमें प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हो। बुक के नेम की जरूरत ही नहीं है, बस टाइप करना आईबीपीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स, अपने आप आ जाएंगे। अगर आपका ब्रेक हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ब्रेक हो गया, हम क्लास लगा नहीं पाए थे, तो आई वुड सजेस्ट जहां से ब्रेक हुआ है वहीं से शुरू करो, पुराना अगर याद है तो मैं तो उनको रिवाइज करो। मेरा हमेशा से मानना है कि मॉक पेपर से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए। मॉक से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए, वो हमें रियल एक्सपीरियंस देते हैं एग्जाम का। मॉक क्या होता है, अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कठिन बना रहे हैं, वो आसान बना रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर तो सीधी सीधी बात करता है। पर डे कितने घंटे पढ़े अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं ना, कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम आती होगी कि पैसेज वगैरह ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो वो किताब खरीद के पढ़ लें। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखें कि एग्जाम में पढ़ना तो स्क्रीन पर ही है, एग्जाम में तो नोटबुक नहीं होगी, पढ़ना तो स्क्रीन पर ही है, तो उसकी भी आदत डालनी पड़ेगी। ग्रामर अगर आपने क्लियर शब्दों में बात करनी है, इन 4 चैप्टर पर पकड़ बना लीजिए, बाकी कुछ नहीं मैटर करता आपसे। अगर ये 4 भी आपको अच्छे से आते हैं तो आपका काम डन है। टेंस, वर्ब्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शन सबसे ज्यादा समय देके मैं यही चैप्टर्स कराता हूं, बाकी जल्दी जल्दी कराता हूं, क्योंकि आपका 90% पेपर यहीं से आता है। जो 90% पेपर कम्स फ्रॉम दीज एग्जामिनेशन, दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रोज करो, एक रोज करो, डेली करो, आदत से, नियमानुसार। सुबह उठने के बाद नींद आने लगती है, मुझे भी आने लगती है, मैं भी सो जाता हूं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अबे नींद आने लगती है, किसने कहा सुबह उठ के पढ़ो? जब मन करे यार तब पढ़ो। ये कौन कह के चला गया था कि भाई सुबह उठ कर ही पढ़ना है? नहीं पढ़ा जाता सुबह, मत पढ़ो, रात में पढ़ लो। अब तुम कहते हो सुबह भी नींद आती है रात में भी नींद है, फिर तो तुम गधे हो एक नंबर के। देखो, जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, सारे सबका एक ही आंसर है। योर की टू सक्सेस इन एग्जामिनेशन आर टू: फर्स्ट, योर क्लास, योर लाइव क्लास, एंड सेकंड, योर पावर टू। ये 2 चीजें हैं जो आपको एग्जाम, थैंक यू बेटा वंडरफुल कमेंट्स के लिए, ये 2 चीजें हैं जो आपको जॉब दिलवाएंगी। तीसरा कुछ नहीं है। लाइव क्लास में जो पढ़ाया गया उस पर कमांड, और कितनी बार तुमने अपने कंटेंट को रिपीट किया है। असाइनमेंट आपके साथ ऐड हो चुके हैं, मैंने दिन में भेज दिए थे, ऐड हो गए होंगे। और कोई सवाल? देखो यार, मैं तुम्हें ये पता है ऐसे नहीं होता। आप सारे देखो ग्रेजुएट लेवल पर बच्चे बैठे हो, आपके बच्चे तो हो नहीं चौथी पांचवी छठी क्लास के, जो आपको टाइम टेबल बना के दिया जाएगा। आपको पता है अपने बारे में, मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के भी दे दूं 10 घंटे का, तुम पढ़ने की क्षमता ही नहीं रखते 10 घंटे की, तो कैसे होगा? आप अपने पॉजिटिव पॉइंट देखो। देखो, जब भी टाइम टेबल बनाओ ना तो ये ध्यान रखो, क्या आप मॉर्निंग पर्सन हो या इवनिंग पर्सन हो? मॉर्निंग पर्सन से मेरा मतलब है क्या मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जी में रहते हो या इवनिंग में रहते हो? तो जिस समय के तरफ रहते हो तुम ज्यादा एनर्जी में, अपना ज्यादातर समय उसी टाइम में होना चाहिए पढ़ने का। कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में बहुत लेस एनर्जी महसूस करते हैं, नींद में रहते हैं, तो भाई वो टाइम नहीं है सही पढ़ने का, इवनिंग में पढ़ो।
इवनिंग में रहते हो तो मॉर्निंग में पढ़ो, वो आप देखो, उसी के इर्द गिर्द अपना टाइम टेबल बनाओ, उसी के इर्द गिर्द। हफ्ते में एक दिन रेस्ट का जरूर रखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर रीडिंग के लिए तुम बात कर रहे हो, देखो ज्ञान बढ़ाने के लिए बात करो तो पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अगर तुम रीडिंग के लिए बात करो, इस एएफओ की बात करो, मत पढ़ो। उतना समय अगर तुम कहीं और लगाओगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाउ टू मैनेज प्रेशर सिचुएशन में, जब आप लगा रहे हैं, जब आप क्लास में दे रहे हैं, जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं या सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए। अगर आपके घर में ऐसी जगह ढूंढिए वहां पर जहां पर थोड़ा सा साइलेंस हो, थोड़ा सा पीस हो, जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, एकांत हो थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। जब सैंपल पेपर कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर, माहौल एग्जाम का ही बना के रखिए। एग्जाम का माहौल बनाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर झेलने की भी क्षमता आएगी। बाकी हो जाता है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। नाइट स्टडी करो यार, बिल्कुल करो। मैं अपनी ज्यादातर प्रिपरेशन नाइट में ही करता हूँ, मेरे को दिन में नहीं होती पढ़ाई, तो आप नाइट में करो। अगर आप नाइट में कर पाते हो तो। हर बंदे का अपना अपना टैलेंट होता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फिक्स होगा। आपको जब अच्छा लगता है तब पढ़ो, ठीक है। कोई ज्ञान, कुछ कहते हैं कि न्यूरॉन सुबह बहुत एक्टिव होते हैं शाम को नहीं, सब बकवास है ये। उन न्यूरॉन्स का क्या करोगे जब आंखों में नींद भरी हुई है तो? जब तुम झोंके ले रहे हो नींद के, क्या करोगे न्यूरॉन्स का? कहां जाएंगे वो न्यूरॉन्स? जब मन करे यार तब पढ़ो। बिल्कुल, मेडिटेशन करना जरूरी है भाई, कुछ जरूरी नहीं है, एक इंसान होना जरूरी है जो पढ़ सके। ये सारे चोचले हैं आसपास बनाए हुए, मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये वो सब हटा दो, पढ़ो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज पढ़ो। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन अपने बेसिक्स हमारे रह जाते हैं, हम मेन मुद्दा नहीं करते। मेन मुद्दा है पढ़ाई। थैंक यू, चलिए थैंक यू। पैरा जंबल के बारे में मैं बता देता हूं आखिरी में। देखो, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से पहले 15-20 दिन की। उसमें 3-4 दिन में आपको पैरा जंबल कराऊंगा, उतना ही करना, बाकी छोड़ देना। अगर ना हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, उसको इग्नोर कर देना। रीजन क्या है कि उसमें गारंटी नहीं होती कि सॉल्व होगा या नहीं होगा, और उसमें ये होता है कि एक सॉल्व नहीं होता तो 5 गलत होते हैं, तो 5 का रिस्क होता है, और टाइम ज्यादा लगता है, टाइम भी जाता है, नंबर भी जाता है, तो वो सबसे आखिरी में बाकी को टारगेट करते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी इसकी? बिल्कुल अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल अवेलेबल रहेगी। चलिए, आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, और मैं इस क्लास को अब रैप कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं एक बार वाई टाइप कर दो, जिससे कि मैं रैप कर पाऊं इसको फटाफट से एक बार। देखो, ज्ञान किसी से उठाने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, बस जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब तुम्हें मिल रहा है तो बाहर से क्यों उठा रहे हो? डेली 12 बजे उठता हूँ और 4 बजे सोता हूँ, ये 12 कब के हैं? दिन के, रात के, कब के? आरसी में आंसर की डाली हुई है मैंने, आरसी में आंसर की डाली हुई है भाई। सही बात है, सारे चोचले हैं दुनिया के, ये पढ़े लिखे बड़े लोगों ने ना बना दिए हैं ये फंडे कि भाई प्रेशर है, मेडिटेशन है, और ये है। एक ढंग का दिमाग, आइंस्टाइन ने कितने मेडिटेशन किए थे? बंदा 18 घंटे सोता था, ठीक है। तो उसके जितना तो नहीं सोच सकते ना तुम, तो फिर क्या है? मैं तुम्हें आइंस्टाइन नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी तुम 18 घंटे सोना मत शुरू कर देना कि सर सोने वाली बात तो हमने सुन ली थी, काम वाली भूल गए थे। चलिए, रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास को रैप करते हैं, कल मिलते हैं रेगुलर क्लास में अपनी। थैंक यू वेरी मच।